नमस्कार दोस्तों, रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। और बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास फॉर यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएससी एंड बीपीएससी के लिए। ठीक है, इसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास में बात कर रहे थे। जो बहुत सारी चीज़ पार्ट हमने 11 तक बता दिया है, पार्ट 12 आ गया। अब इसमें बात करेंगे ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता था। ठीक है, जो ब्रिटिश शासन भारत में चल रहा था उसने भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उस पर क्या प्रभाव पड़ा था, उसका क्या क्या नुकसान हुए थे, वो सारी चीज़ें देखते हैं। क्या असर दिखा था, कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू की गई थी। तो हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने भू राजस्व व्यवस्था चलाई थी, उसके बारे में। लेकिन हम इसके पहले देखते हैं कि जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इनके पहले वॉरेन हेस्टिंग थे, उन्होंने एक कर व्यवस्था लागू की थी। वो कर व्यवस्था को इन्होंने थोड़ा सा और विस्तारित करते हुए इसको आगे बढ़ाया था। ठीक है, किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसकी व्यवस्था को? वॉरेन हेस्टिंग की, जिन्होंने कर व्यवस्था जो थी वो ठेकेदारी के आधार पर लगाई थी, उसी को आगे बढ़ाया था। एक लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793 में, मतलब 1793 में आते हैं और ये भू राजस्व व्यवस्था लागू करते हैं, जिसको हम स्थायी बंदोबस्त के भी उसी में आ जाता है। स्थायी बंदोबस्त को हम कहते हैं स्तंभरारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था एवं विसेपदारी व्यवस्था। ठीक है, ये सब इसी का नाम है, स्थायी बंदोबस्त का। कभी कभी ऑप्शन में ये सब दे देते हैं कि स्थायी बंदोबस्त को क्या कहते थे। ठीक है, इसमें क्या होता था, ये पहली बात कहाँ तक लागू की गई थी? ये बंगाल में थी, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा उत्तर प्रदेश के कोई वाराणसी के क्षेत्र तक फैली हुई थी ये व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त। अब इसमें होता क्या था, तो ये इसमें लगान जो था 10/11%, 10/11वां जो भाग था वो कंपनी को देना पड़ता था। अब 10/11 भाग जब कंपनी को दे देंगे, किसानों के पास कितना बचता था? केवल 1/11 भाग किसानों के पास बचता था। वो अपने पास इतना, मतलब इतना ज़्यादा कर लगता था कि यहाँ पे कि किसान जितना अभी उगा रहे हैं वो सब उन्हीं को दे देते थे। ठीक है, अब इसकी बात करें ओवरऑल, ये स्थायी बंदोबस्त कितने क्षेत्र में लगी थी, तो ब्रिटिश भारत के 19% क्षेत्र पर ये लागू की गई थी। ठीक है, इसके बाद इसी को स्थायी बंदोबस्त को ये छोटे पूंजीपति होते थे, जमींदार होते थे इसमें। ठीक है, मतलब छोटे छोटे पूंजीपतियों में और जमींदारों के बीच में बांट दिया जाता था इसको। ठीक है, फिर बात करते हैं रियायतवाड़ी व्यवस्था आती है इसी के बाद। तो रियायतवाड़ी जो व्यवस्था का जन्मदाता था वो टॉमस मुनरो थे। कौन थे? टॉमस मुनरो थे। इसको सर्वप्रथम तमिलनाडु का एक जो 12 महल जिला था वहाँ से लागू किया गया था रियायतवाड़ी व्यवस्था को। ठीक है, अच्छा, इसके जन्मदाता टॉमस मुनरो एंड कैप्टन रीड भी थे। ठीक है, और इसको कहाँ से लागू किया गया था? तमिलनाडु के 12 महल से। ठीक है, इसे पूरी बंगाल तक फैला हुआ था और कुर्ग जो कर्नाटक में था वहाँ तक इसका विस्तार हो गया था। इसमें रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिया गया था। मतलब जो भूमि के मालिकाना, जैसे किसान थे या रैयत वाले जो लोग थे, उनको भूमि का अधिकार दे दिया गया था कि आप इसके मालिकाना हक दे दिया गया था। ठीक है, तो राजस्व भूमि को क्या था, प्रत्यक्ष रूप से या व्यक्तिगत रूप से, प्रत्यक्ष मतलब आप डायरेक्ट जाके जमा कर सकते थे, व्यक्तिगत खुद व्यक्ति के रूप में जाके जमा कर सकते थे। ये राजस्व भूमि की यहाँ पे प्रणाली थी जमा करने की। ठीक है, कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की गई थी। कृषक भू स्वामित्व का मतलब होता है यहाँ पे कि जो किसान रहेगा वो अपनी भूमि का खुद मालिक हो जाएगा स्वयं। इसकी व्यवस्था की गई थी। इसमें जो लगान वसूली जो थी वो कठोर और दर भी ऊंची थी। मतलब इसमें जो लगान की वसूली बड़ी कठोरता से की जाती थी और यहाँ पे जो दर थी ऊंची, वो बहुत ज़्यादा टैक्स लिया जाता था या कर लिया जाता। और ये कितने परसेंट भूमि पर थी? तो 51% ये ब्रिटिश भारत के क्षेत्र में फैली हुई थी। ठीक है, हम बात करते हैं फिर महालवाड़ी पद्धति। ये 30% पे फैली थी। ब्रिटिश भारत के जो क्षेत्र है उसके 30% पर आपकी महालवाड़ी पद्धति जो फैली गई थी। ठीक, इसमें क्या था, भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम के साथ थी। अब जो यहाँ पे भू राजस्व व्यवस्था आ गई वो क्या है, कृषक के साथ नहीं, मतलब किसान के साथ नहीं है, प्रत्येक ग्राम। यहाँ पे ग्राम के स्तर पे कलेक्शन होने लगा था कि एक ग्राम होगा, उसी को महल कहा गया था या जागीर का एक भाग होगा। वहाँ पे सब लोग आके अपना अपना कलेक्शन दे जाते थे और वो फिर अंग्रेजों के पास पहुँच जाता था। उसी को ग्राम या महल या जागीर का एक भाग, इसी को महलवाड़ी पद्धति कहा गया। ठीक है, मतलब किसानों से डायरेक्ट नहीं लेना, यहाँ पे एक जगह कलेक्शन करेंगे सब लोग, फिर अंग्रेजों के पास पहुँच जाएगा। फिर बात करते हैं गृह शुल्क, जिसको होम चार्जेस कहते हैं। होम चार्जेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि कैसे भारत को जो ड्रेन थ्योरी थी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। क्या था इसमें?
जो इंग्लैंड था या इंग्लैंड में जो भी भारत का जो राज सचिव नियुक्त किया जाता था उसका खर्चा भी कहाँ से जा रहा था, जिसको सेक्रेटरी स्टेट्स कहते थे, तो भारत के ही संग्रह से जाता था। जो रेलवे लगाई गई थी 1853 में रेलवे लगाई गई थी, तो वो अंग्रेजों ने वहाँ से ब्रिटिश से क्या किया था उसमें, और ब्रिटिश या यूरोपीय कंपनियों से उससे पैसा लिया था, जैसे अभी भी लोन पे लेते हैं, तो उसको पैसा इन्वेस्ट किया था कहाँ, इंडिया में। 1853 में जो रेलवे लगाई थी, तो उस पैसे पे जो टैक्स दिया जाता था वो कहाँ से, भारत के गृह शुल्क या भारत के राजस्व से दिया जाता था। ठीक है, तो ये रेलवे पूंजी हो गई, ब्याज इस पे ब्याज देना, यूरोपीय अफसरों को भत्ते पेंशन देना, वो सारी चीज़ें इसी से दी जा रही हैं। तो ये ड्रेन बन रहा है कि नहीं, भारत से क्या पैसा जा रहा है बाहर। ठीक है, और भारत के बाहर युद्ध होता था, केवल जब भारत के बाहर युद्ध हो रहा है केवल उसमें क्या था, यहाँ से पैसा नहीं दिया जाता, उसमें इसका प्रयोग नहीं होता था। ठीक है, बकाया सारी चीज़ों में केवल, हाँ अंग्रेज जब युद्ध करा रहे हैं जब नहीं ले रहे भारत से, लेकिन आप कोई भी व्यवस्था है उन सब में ये जितना भी टैक्स देना, अफसरों को भत्ते देना, पेंशन देना, कोई भी नई चीज़ भारत में ला रहे हैं तो उसके लिए वो वहाँ से पैसे ले रहे हैं, उस पर टैक्स दे रहे हैं, मतलब जो ब्याज दे रहे हैं वो सब गृह शुल्क के अंतर्गत आ जाता है। इम्पीरियल प्रेफरेंस क्या था, प्रेफरेंस का मतलब वही हो जाता है, हम लोग जानते हैं किसी को प्रेफरेंस देना मतलब ज़्यादा मतलब लाइक करना, इस टाइप से बोलते हैं। तो ये इसमें क्या था, ब्रिटिश आयातों पर नामात्र का शुल्क था, मतलब अगर ब्रिटिश से कोई चीज़ें आप आयात कर रहे हो उस पर शुल्क नामात्र का रहेगा। ठीक है, अगर यही लोग ब्रिटिश में, जो ब्रिटिश के लोग हैं ब्रिटिश में ही क्या कर रहे हैं, इंडियन जो भारतीय चीज़ों का आयात कर रहे हैं तो उस पर हाई शुल्क रहता था, इसी को हम इम्पीरियल प्रेफरेंस कहते हैं। ठीक है, तो ब्रिटिश आयातों पर नामात्र का शुल्क, और भारत के निर्यातों पर ब्रिटेन में भारी शुल्क लगता था, ब्रिटेन में जो निर्यात कर रहे हैं उसको, तो वो बहुत ज़्यादा शुल्क लगता था। हम बात करते हैं धन के बहिर्गमन या अपव्यय की बात करते हैं। ठीक है, इसको ड्रेन थ्योरी भी कहते हैं, ड्रेन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब भी बताना है कि मतलब ये था कि यहाँ से भारत से जो चीज़ें जा रही हैं उस पर मतलब धन के रूप में या कोई वस्तु के रूप में जो जा रहा है कच्चा माल, तो उससे भारत में क्या है, कुछ भी उसका लाभ नहीं होना, मतलब ना के समान भारत को उससे कुछ मिलना, कुछ भी नहीं मिलता था एक तरीके से। उसी को हम धन के बहिर्गमन, बहिर्गमन मतलब जाना, ड्रेन का मतलब वो अपव्यय होना कि प्रवाह हो रहा था कि वो जा रहा था बाहर। ठीक है, तो वो अंग्रेज लोग ले जा रहे थे। इसमें दादा भाई नौरोजी जो सबसे पहले इन्होंने सर्वाधिक प्रतिपादक थे, जिन्होंने ड्रेन थ्योरी को बताया था कैसे ये भारत से निष्कासन हो रहा है यहाँ से धन का। ठीक है, इनकी पुस्तक थी इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया, एक पुस्तक है इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया। ठीक है, एक थी आपकी पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में। ठीक है, एक कुछ बुक उनकी और थी ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया। ठीक है, इन सब में उन्होंने अपव्यय सिद्धांत को बताया। अपव्यय सिद्धांत मतलब वही धन का निष्कासन कैसे हो रहा है भारत से, किस फॉर्म में भारत से जो उनकी चीज़ें हैं या पैसा है वो कैसे अंग्रेजों के पास जा रहा है। क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ही देखा गृह शुल्क से, यहीं से लोग सीख मिली थी गृह शुल्क से कि तो भारत का पैसा है बाहर जा रहा है, भारत तो वैसे ही खोखला होता जाएगा। हाँ, तो इस टाइप से ये चीज़ें जाती जा रही थी। फिर यही ड्रेन थ्योरी आती है कि इसमें कहते हैं कि अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत पे, वही बात है कि अर्थव्यवस्था को खोखला करने का सिद्धांत इन्होंने बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था जो भारत की वो तो ब्रिटिश लोग क्या एकदम खोखला कर दे रहे हैं। ठीक है, 1865 में WC बनर्जी आते हैं। ठीक है, 1865 में WC बनर्जी के साथ मिलकर ये लंदन में एक इंडिया सोसाइटी का गठन करते हैं। कौन, ये आपके दादा भाई नौरोजी और WC बनर्जी 1865 में लंदन में एक इंडिया सोसाइटी का गठन करते हैं। वहाँ पे ये गठन करने का इनका उद्देश्य क्या था, इनका केवल उद्देश्य इंडिया सोसाइटी का गठन करने का यही था कि अपने दुखों का प्रचार प्रसार करने का। ठीक है, लोगों को और देशों को और लोगों को पता चले कि भारत में अंग्रेज कितना क्रूरता फैला रहे हैं। ठीक है, कार्य इनका था दुख के दर्दों का अपना प्रचार प्रसार करना। और 1892 में क्या करता है, लिबरल पार्टी के द्वारा इनको टिकट मिलता है ब्रिटिश हाउस ऑफ इंडिया कॉमन्स में। ठीक है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। अब इसके लिए चुने जाते हैं, ये पहले भारतीय होते हैं जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए लिबरल पार्टी के द्वारा 1892 में ये चुने जाते हैं। ठीक, कौन चुने जाते हैं, यहाँ पे आपके दादा भाई नौरोजी भारत के पहले व्यक्ति थे। एक पॉइंट और है आपका नोट जिसमें हमने लिखा है कि एक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एक इनकी बुक है रमेश चंद्र दत्त की, किसकी है, रमेश चंद्र दत्त की एक बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने इसमें धन का बहिर्गमन सिद्धांत को ही बताया। ठीक है, मतलब इसी से रिलेटेड दादा भाई नौरोजी से रिलेटेड बताया गया। तो इसके लिए मैंने इसलिए लिखा है कि कभी ये पूछ देता है, कभी रमेश चंद्र दत्त के पूछ देता है, क्योंकि इसमें लोगों को कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है
और वो भी आपका हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो वो कहीं तो दादा भाई नौरोजी तो नहीं है, नहीं, यहाँ पे कौन है, रमेश चंद्र दत्त है। इन्होंने भी धन का बर्गम सिद्धांत बताया। इन्होंने बताया कि सकल राजस्व का आधा भाग प्रतिवर्ष भारत से बाहर चला जाता है। उन्होंने बताया जैसे भारत की इस टाइम पे प्रेजेंट में जीडीपी उस समय के, उन्होंने बताया कि जो सकल राजस्व जितना कलेक्शन होता है एक साल का, उसका आधा भाग कहाँ चले जाता है, वो ब्रिटिश लोग ले जाते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आधुनिक भारत के इतिहास में ये चीज़ें थोड़ी सी जो अंग्रेजों का वो प्रोग्रेस था वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और नेक्स्ट क्लास में हम 1857 की रेवोल्यूशन मतलब 1857 की क्रांति से स्टार्ट करेंगे। आई होप आप लोगों का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है, व्यूवर भी अच्छे बढ़ रहे हैं, और आप लोग थोड़ा सा लाइक करें और शेयर करें और इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू।